माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था कि व्यापम की परीक्षाओं में हो रही घोटालेबाजी और हाल ही में जो पटवारी की परीक्षा हुई है उसमें हुई अनियमितताओं को सबूतों के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत से लोगों का मानना है कि ऑनलाइन परीक्षा हो गई है तो ऑनलाइन में तो कोई गड़बड़ नहीं होती होगी, तो वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन में किस किस तरीके की गड़बड़ियां हो सकती हैं। ये सारी चीजें समझाने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैं केवल एक टीचर ही नहीं हूं जो आपको एग्जाम्स की तैयारी कराता है, मैं एक इंजीनियर भी हूं। इसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से मैंने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री ली है। ठीक है, इस वजह से इन टेक्निकल टर्म्स को मैं अच्छी से समझता हूं और साथ ही साथ मैं काफी वेबसाइट डिजाइनिंग और एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का भी काम करता हूं। इस वजह से भी इन सारी चीजों की मुझे अच्छी तरीके से नॉलेज है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि घोटाले किन किन स्तर पे हो रहे हैं, कितने प्रकार के घोटाले का मतलब क्या है, घोटाले को परिभाषित कर दूं मैं सबसे पहले। दोस्तों ये सारी चीजें सबूतों के साथ अच्छी तरीके से समझाने में मुझे काफी टाइम लगेगा। इस वजह से मैं आप लोगों के लिए पूरा लेक्चर टाइप का बना लिया है और आप इसको देखिए, चाहे ये 20 मिनट का हो, चाहे 25 मिनट का, चाहे 15 मिनट का। ठीक है, पूरा देखिए, आपको कंप्यूटर के एग्जाम में भी 1-2 नंबर बढ़ जाएंगे इस लेक्चर को देख के और थोड़ा आपको पता भी चल जाएगा घोटाला कहां पर कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, जरूर देखिए, पूरा देखिए, आखिर तक देखिए, उसके बाद कुछ कमेंट नीचे कीजिए। ठीक है, घोटाला 3 प्रकार से की चीजों को हम घोटाला कहेंगे। एक तो है पैसे दो और नौकरी ले लो सीधे सीधे। दूसरा है नेता या वीआईपी की जुगाड़ हो तो बिना पैसे की भी नौकरी ले लो। तीसरा है सिस्टम में ऐसी कमी रखो ताकि पकड़े ना जाए और भविष्य में घोटाला कर ले। तो दोस्तों इस लेक्चर में मैं इस चीज के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसके मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ के साथ बताऊंगा। ठीक है, और इन दोनों चीजों के प्रूफ नहीं है लेकिन पता है कि खूब चल रहा है। पटवारी परीक्षा में ये चीज नहीं हो पाई, पैसे दो और नौकरी लो, लेकिन इसके पहले जो पुलिस भर्ती परीक्षा हुई और एमपीएसआई में तो दबा के हुआ है कि पैसे दो और नौकरी लो, और उसके बाद एमपीएसआई में ये काम भी हुआ है, नेता और वीआईपी की जुगाड़ और नौकरी लो। ठीक है, तो इनके लिए मैं बाद में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा ये कैसे जुगाड़ें हो रही हैं। सारी जुगाड़ों की पूरी हर स्तर की चीज में गहराई तक मैं पहुंच चुका हूं। ठीक है, घोटाले के स्तर में और बता दूं, उसके बाद फिर मैं चीजें आगे की एक्सप्लेन करूंगा। घोटाले 3 स्तर पर चल रहे हैं व्यापम में। एक तो व्यापम के स्तर पर, व्यापम के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये दूध के धुले नहीं है, 1 नंबर का भ्रष्टाचारी अधिकारी ही वहां पर पहुंचता है। जो भ्रष्टाचार में अव्वल है उसका प्रमोशन किया जाता है व्यापम में। ये चीज भी मैं आपको बता दूं, जो अभी एग्जाम कंट्रोलर है उनकी उम्र, उनके अनुभव से आप समझ सकते हैं आखिरकार उनको क्यों वहां पे रखा गया है। ठीक, तो व्यापम के स्तर पर नॉर्मलाइजेशन के नाम पर घोटाला होता है। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, ये होनी चाहिए हर एग्जाम में, लेकिन इसके नाम पर घोटाला हो रहा है जिससे हमको अवेयर होना चाहिए। इस घोटाले का भी मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, कॉलेज या लैब स्तर पर घोटाले हो रहे हैं। इसमें फर्जी उम्मीदवार बैठते हैं या फिर वर्चुअल नेटवर्क बना लिया जाता है और आप घर बैठकर पेपर दे सकते हैं। और तो और छोड़िए, अगर आपकी कंपनी के किसी विशेष कर्मचारी से जुगाड़ भी है जो पेपर कराती है तो आप घर बैठकर कभी भी पेपर दे सकते हैं। मेरा मन है मैं अपने पटवारी का पेपर आज देना चाहूं और मेरी थोड़ी सी सेटिंग है इस कंपनी में, और ये कंपनी में जिस बंदे से सेटिंग है वो भी काफी रिस्क ले सकता है क्योंकि प्राइवेट आदमी है, उसको क्या दिक्कत है। ठीक है, गवर्नमेंट आदमी हो तो डर पे, प्राइवेट आदमी हो उसको 50 आदमी मिल गए, सबसे 10-10 लाख रुपए लेगा, 5 करोड़ रुपए लिए और ये सारी चीजें उनको घर बैठ के पेपर दिलवा दिया और चला जाएगा बाहर, है कि नहीं, नीरव मोदी की तरह। तो घर बैठकर पेपर भी दिया जा रहा है। ठीक है, कंपनी या ठेकेदार, कंपनी यानी वही ठेकेदार जो पेपर करा रहा है उसको ठेकेदार ही कहेंगे, के स्तर पर भी पेपर आउट हो रहे हैं या फिर रिस्पॉन्स सीट में बदलाव किया जा रहा है। दोस्तों अभी हाल ही में टीसीएस ने यह ठेका ले लिया है, तो टीसीएस को ज्यादा एग्जाम नहीं हुए, पटवारी एग्जाम और उसके 1-2 एग्जाम पहले से ही टीसीएस ने को ये ठेका मिला है। तो मैं टीसीएस पे डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं कि टीसीएस ने पेपर आउट कराए, लेकिन इसके पहले जो कंपनी थी वो पेपर आउट करवाती थी, पूरे क्वेश्चंस नहीं देती थी बच्चों को,
183 क्वेश्चन, 81 क्वेश्चन पुलिस के पेपर में, 163 क्वेश्चन, 166 क्वेश्चन एसआई के पेपर में दिया करती थी। 2016 में 163 क्वेश्चन या 161 क्वेश्चन ऐसे देती थी, और अभी इस वाली परीक्षा में 166 क्वेश्चन या फिर ऐसे कुछ दिए गए हैं। ठीक है, ऐसा सुनने में आया है, लेकिन इसके कुछ प्रूफ नहीं है। मतलब जैसा है कि कुछ जान परिचित के लोग हैं वो बताते हैं, और ये काफी मार्केट में चर्चा का विषय है। ठीक, अब मैं देखो पूरी व्यापम का ये घोटाला समझाने के पहले मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि व्यापम है क्या। व्यापम क्या है दोस्तों? व्यापम 2007 में बनाया गया एक मंडल है जो नौकरियों के लिए परीक्षाएं कराता है या चयन प्रक्रिया को करवाता है। ठीक है, जब व्यापम नहीं था उसके पहले जितनी भी जगह नौकरियां लगती थी सब में बहुत घोटालेबाजी और जुगाड़बाजी होती थी। ये बात सच्चाई है कि व्यापम के आने से बहुत सारे गरीब लोगों को और पढ़ने लिखने वाले बच्चों को नौकरियां मिली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कम से कम 70 से 80% जो नौकरियां हैं वो ईमानदार लोगों को मिल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 20 से 30% जो सीटें हैं वो बेईमानों द्वारा भरी जा रही हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर आपको ये उद्देश्य क्यों बता रहा हूं। एक नियम आया था, अधिनियम 2007 में, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल का अधिनियम, उसके तहत व्यापम का गठन किया गया, वो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है, इसके गठन का बोर्ड का उद्देश्य क्या था, उस अधिनियम की धारा 10 ख में इसका उद्देश्य लिखा है। मैं उद्देश्य क्यों पढ़वा रहा हूं आपको, अभी मैं बताता हूं कि ये अपने उद्देश्य से ही भटककर काम कर रहे हैं। क्यों, इनकी पूरी इतिहास भी बताना जरूरी है इनका। राज्य सरकार, अन्य राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, फलाना 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 जो नियुक्तियां करवाती है उसके संबंध में चयन पद्धति विकसित करना व्यापम का काम है, या चयन प्रक्रिया का संचालन करना और उसके अनुरोध पर ऐसा चयन करना। ठीक है, यानी ये राज्य सरकार को कोई नियुक्ति करवानी है, या फिर केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार चाहे व्यापम से कोई नियुक्ति करवाना, या फिर कोई अर्धशासकीय संस्था है जो व्यापम से कोई नियुक्ति करवाना चाहती है, तो वो क्या करेगी, तो व्यापम उसके लिए क्या करेंगे, नियुक्तियां करने के लिए, लोगों को भर्ती करने के लिए चयन पद्धति की सिलेक्शन प्रोसेस क्या होनी चाहिए उसको डेवलप करेगी। जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको डेवलप करेगी, यानी कि एग्जाम पेपर सेट करेगी। ठीक है, किस तरीके से एग्जाम हो, किस प्लेटफॉर्म पर हो, वो सारी चीजें डेवलप करेगी व्यापम। ध्यान रखें, मैं फिर बार बार देखो इस पे बार बार ये अंडरलाइन कर रहा हूं, विकसित करना या चयन प्रक्रिया का संचालन करना है। चयन प्रक्रिया का भी संचालन करेगा कि देखो किस किस तरीके से चयन होना चाहिए, और ये काम होता है व्यापम का। जब तक ऑफलाइन पेपर हो रहे थे तब तक तो व्यापम ये काम कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। व्यापम में अधिकारी, देखो व्यापम का एक चीज और है, व्यापम केवल 25 लोगों का एक मंडल है, 14 पदेन सदस्य होते हैं इसमें, और 11 निर्वाचित सदस्य होते हैं। 11 कैसे, राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित होते हैं, इसमें 2 विधायक होते हैं, और हर किसी को निर्वाचित नहीं किया जा सकता। कुछ यहाँ पे नियम रहते हैं कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल ही होना चाहिए तभी उसको हम सदस्य बनाएंगे, या फिर मेडिकल कॉलेज का एक प्रिंसिपल होना चाहिए, डीन होना चाहिए, उसको ही बनाएंगे हम सदस्य। इस तरीके से नियम होते हैं। ठीक है, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अभी जो व्यापम का एग्जाम कंट्रोलर है उसको जबरन पहले कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया, इंजीनियरिंग कॉलेज का, फिर व्यापम में भेजा गया ताकि वो व्यापम में वहां जाके घोटालेबाजी दबाए या फिर ढांका ढूकी करे, ये सारी चीजें। तो ये 25 लोग होते हैं, 25 लोग केवल। ठीक, पहले ऑफलाइन हो रहा था तब तक तो ये लोग ये काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए देखो पेपर किस तरीके से होना चाहिए इसका अनुरोध कौन करता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, या फिर जो भी अर्धशासकीय संस्था जो पेपर करवा रही है व्यापम के थ्रू। तो अब संस्थाओं ने, इन राज्य सरकार ने बोला कि हमको ऑनलाइन परीक्षा करवानी है, हर जगह ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, भाई हम पिछड़े क्यों रहे। तो फिर व्यापम ने कहा, अरे यार ऑनलाइन परीक्षा कैसे करवाएं, ये तो हमारे बस का नहीं है, हम लोग तो गधेड़े हैं, हम लोगों को तो कुछ आता नहीं है, एग्जाम कंट्रोलर है, हम केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, ऑनलाइन परीक्षा कहां से करवाएंगे, है कि नहीं। तो ऑनलाइन परीक्षा करवाने के लिए इन्होंने क्या किया, व्यापम ने ठेका दे दिया प्राइवेट कंपनियों को कि आप हमारे लिए सिस्टम प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए, आप क्या कीजिए, हमारे लिए प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए कि ऑनलाइन परीक्षा हम करवा पाए। ठीक है,
प्लेटफॉर्म किसको तैयार करना है? प्राइवेट कंपनियों को। व्यापम ने ठेका दे दिया किसको? प्राइवेट कंपनी को। और तो छोड़ो मजे की बात, ये देखो प्राइवेट कंपनियां भी अकेले की बूते पे नहीं कर रही हैं ये काम, वो भी 2 3 1 2 3 बहुत सारी 3 3 4 4 प्राइवेट कंपनियों को ये काम बांट रही हैं। समझ रहे हैं आप? यानी कि हमारा डाटा कितनी कंपनियों के थ्रू जा रहा है और पता नहीं कहां कहां पर हमारे क्रेडेंशियल्स लग रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये उद्देश्य पढ़वा दूं कि व्यापम का उद्देश्य था चयन पद्धति विकसित करना, लेकिन अब ये चयन पद्धति विकसित करवा रहे हैं प्राइवेट संस्थानों से, प्राइवेट कंपनियों से, यानी कि ये अपने उद्देश्य पर ही सही नहीं चल रहे हैं। ठीक है, ये अपने उद्देश्य पर ही सही नहीं चल रहे हैं। सरकार ने एक सरकारी आयोग क्यों बनाया, एक सरकारी मंडल क्यों बनाया इन परीक्षाओं के लिए? ताकि इन परीक्षाओं में कोई धांधलेबाजी ना हो, कोई गड़बड़ी हो तो उसको तुरंत पकड़ा जाए। सरकार के अधीन है सारी चीजें, लेकिन इन लोगों ने तो इसको भैया बाजार में नंगा बेच दिया। इसको व्यापम ने ठेका दे दिया प्राइवेट कंपनियों को। अब प्राइवेट कंपनियां क्या कर रही हैं? प्राइवेट कंपनी तो भाई अपने बाप की बापौती समझ रही है सारी चीज, उनने बिना कुछ पूछा पाछी किए और दूसरी प्राइवेट कंपनियों को काम बांट दिया। अब ये पूरा काम 2 3 3 प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। ठीक है, फिंगरप्रिंट की स्कैनिंग अलग प्राइवेट कंपनी कर रही है, डाटा की स्टोरेज अलग प्राइवेट कंपनी कर रही है कि नहीं? तो इस तरीके से काम बांट दिया गया है। किससे पूछ के बांटा गया? तुम्हारे बाप की बापौती है क्या इन प्राइवेट कंपनियों की? क्योंकि ये देख ही नहीं रहे व्यापम वाले। व्यापम वालों को ऑनलाइन परीक्षा के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इस वजह से प्राइवेट कंपनियां अपने मनमर्जी काम कर रही हैं और व्यापम के अधिकारी इतने, अब क्या बताएं, क्या आगे और समझाते हैं इनको। ठीक, अब हम ये बताएं पेपर कैसे होता है। पेपर कैसे होता है ये थोड़ा समझाने का प्रयास करें। जैसे आपको पेपर मिला, आप एमपी पुलिस का, एमपी पटवारी का पेपर देने गए। एमपी पटवारी का पेपर आपकी शिफ्ट में 100 क्वेश्चन आए, आपकी शिफ्ट में 100 क्वेश्चन आए, एक एक पोर्शन में 20-20 क्वेश्चन आए। कितने कितने आए? 20-20। तो ये पेपर ऐसे नहीं बनता कि एक शिफ्ट के लिए पेपर बना लिया गया पूरा, फिर दूसरी शिफ्ट के लिए पूरा बना लिया गया पेपर, ऐसे नहीं बनाया जाता ये पेपर। ठीक है, ये पेपर देखो कैसे बनाया जाता है। ये पेपर बनाया जाता है, क्वेश्चन बैंक तैयार की जाती है। पीवी क्या है? किसी भी तरीके से, ये थोड़ी गोपनीय प्रक्रिया होती है, कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह इनसे ये पेपर सेट करवाते हैं, उनसे ये क्वेश्चन बैंक बनवाते हैं कि आप क्वेश्चंस बना के दीजिए, हमको क्वेश्चंस बना के दीजिए, और फिर क्वेश्चन बैंक को अपलोड किया जाता है प्राइवेट कंपनी के प्लेटफॉर्म पर। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? क्वेश्चन बैंक को प्राइवेट कंपनी के प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है। कहां पर अपलोड किया जाता है? प्राइवेट कंपनी के प्लेटफॉर्म पर। इनके पास खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है व्यापम के पास। अभी मैं बताऊंगा कैसे नहीं है व्यापम के पास खुद का प्लेटफॉर्म, इसका प्रूफ दूंगा मैं। ठीक है, अभी तो मैं चीजें बता देता हूं, बाद में सारी चीजों के प्रूफ भी दूंगा। ठीक है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में जाकर भी प्रूफ दूंगा और इन पर हम केस भी कर सकते हैं कि व्यापम वालों पर कि आखिरकार हमारे डाटा को तुम कहां कहां भेज रहे हो और हमें इस चयन प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है जहां पर सारी चीजें इस तरीके से सब चीजों का प्राइवेटीकरण हो गया है। भाई क्वेश्चन बैंक ये तैयार करते हैं प्राइवेट कंपनी के प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद 1-2 ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिसके अनुसार अलग अलग शिफ्टों का पेपर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इनको औसत का, इन्होंने एक टॉपिक बनाया औसत, और औसत पे इन्होंने मान लीजिए 20 शिफ्टों में पेपर होने, तो इन्होंने 40 क्वेश्चन औसत के डाल दिए उस क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, 20 क्वेश्चन इन्होंने हार्ड डाल दिए और 20 क्वेश्चन इजी डाल दिए। इजी, हार्ड और मॉडरेट, ये 3 चीजें रहती हैं यहाँ पर क्वेश्चन के साथ डालने के लिए। ठीक है, इन्होंने, ये थोड़ा चमक रहा है क्या? हाँ चमक रहा है थोड़ा, माफी चाहूंगा, ये पेन थोड़ी सही नहीं है, अभी रात है। ठीक है, दूसरी पेन नहीं है इसकी जगह, इससे काम करते हैं अपन अब। ठीक, तो ये क्या है, जैसे औसत के 40 क्वेश्चन इन्होंने डाले और इन्होंने एक शिफ्ट में, ये ब्लूप्रिंट ऐसे बनता है कि औसत का हार्ड क्वेश्चन डालना है हर शिफ्ट में। ठीक है, या फिर औसत का इजी क्वेश्चन डालना है हर शिफ्ट में। ठीक है, तो एक जैसे क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट में। जैसे अभी पटवारी की परीक्षा में औसत के ही हर दिन एक ही जैसा क्वेश्चन आ रहा था कि नहीं, कि 5 संख्याएं आती थी, 5 संख्याओं को जोड़ो और उनका औसत निकालो, आ रहा था कि नहीं? तो इसी तरीके से इनके ब्लूप्रिंट रहते हैं, उसके हिसाब से शिफ्ट वाइज पेपर
बनता है। ठीक है, ये सारी जानकारी मुझे कैसे पता चली? मुझे ऐसे पता चली क्योंकि टीसीएस ने व्यापम के लिए कोई अलग से प्लेटफॉर्म नहीं बनाया है। टीसीएस जितने भी परीक्षाएं कराता है लगभग सभी का प्लेटफॉर्म एक जैसा ही है, कुछ परीक्षाएं छोड़कर। टीसीएस बहुत चीजों की परीक्षा कराता है, जेई की, ठीक है, जेई की परीक्षा कराता है, आपकी गेट की परीक्षा कराता है टीसीएस, आपकी कैट की परीक्षा भी कराता है, और बहुत सारे स्टेट सर्विसेज की भी परीक्षा कराता है। अभी यूपी पुलिस की भी पूरी डाटा हैंडलिंग आपका टीसीएस ही कर रहा है और ये इसके पेपर को भी कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, तो जेई, गेट और कैट ये कुछ समझदार लोगों के हाथ में, तो ये तो अपने हिसाब से इनसे हैंडल करते हैं, ये अपने सर्वर पे चीजें रखते हैं और साथ ही साथ अपने अकॉर्डिंग सारी सुविधाएं सुरक्षा मानकों को दृष्टिकोण में रखते हुए ये टीसीएस से पेपर करवाते हैं। ठीक है, लेकिन व्यापम तो मैं बता दूं ये गधों की फौज है, इनको कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है। तो ये इन्होंने जो सॉफ्ट प्लेटफॉर्म सबके लिए बना रखा है वही खिचड़ी इनको दे दी है कि ये लो साहब सबके लिए प्लेटफॉर्म है, यही ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके लिए हमने बना दिया है, उसी के हिसाब से ये काम करते हैं। और कोई भी प्राइवेट फर्म भी टीसीएस से ये सुविधा ले सकती है, लेकिन उनकी रेट्स बहुत हाई हैं टीसीएस की। अगर आप खुद चाहें तो टीसीएस की वेबसाइट पे, टीसीएस ION की वेबसाइट पे जाके डेमो ले सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आखिर किस तरीके की ये सारी प्रक्रिया है। ठीक है, आपको बस ये बताना है कि हाँ हम पे करने को तैयार हैं, हमारा बड़ा बजट है वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, अब देखते हैं हम मेन जो हमारा फर्जीवाड़ा है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी आपको कि जो अभी हाल ही में आपका रिजल्ट रिस्पॉन्स शीट दिखी थी उसको लेकर कि चलो पेपर हो गया ना, अब ऑनलाइन पेपर हो गया, जैसे भी हुआ चलो जिसने भी कराया हो गया। ठीक है, अब जो आंसर शीट है बच्चों की, यानी कि रिस्पॉन्स शीट कह लो, अब वो डिजिटल होगी। पहले जब ऑफलाइन हुआ करता था तब वो किस तरीके से रहती थी, फिजिकल फॉर्म में रहती थी। ये रही एक पन्ना रहता था आंसर शीट का, तो वो आंसर शीट कहाँ पे रखी जाती होंगी? पहले व्यापम के पास ही तो रखी जाती होंगी, है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पे पेपर हुआ वहीं पे छोड़ आते हो। ठीक है, या फिर किसी प्राइवेट संस्था को दे देते हो कि आप रखो, अभी आप रखे रहो और चेक करके हमको बता दो कितने क्या नंबर हो रहे हैं बच्चों के। ऐसा तो होता नहीं था, उस समय तो व्यापम के ही पास रखी जाती थी। अभी भी कहाँ रखी जाती होंगी ये आंसर शीट जो डिजिटल फॉर्म में होती हैं। अब मैं आपको बता दूं, डिजिटल डाटा को भी इकट्ठा रखने के लिए फिजिकल चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे क्या स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत है। जैसे एक सिम कार्ड हो, जैसे एक क्या कहते हैं ये चिप रहती है कि नहीं, 1 GB 2 GB की चिपें रहती हैं, इनमें आप कोई भी मूवी डाउनलोड कर रख लो या फिर कोई भी स्टोर करके रख लेते हैं कि नहीं। हार्ड डिस्क रहती है जिसमें आप स्टोर करके रखते हैं डाटा। ऐसे ही ये जो आंसर शीट है, रिस्पॉन्स शीट है बच्चों की, इनको रखने के लिए डिजिटली फॉर्म में होती है, इनको रखने के लिए भी स्टोरेज डिवाइस चाहिए बड़ी बड़ी। ठीक है, और लगभग 5 लाख स्टूडेंट का डाटा लगभग 300 से 400 टेराबाइट का हो जाता है। ठीक है, ये जो डाटा है ये टीसीएस के ये कर्मचारी का बताना है कि लगभग इतना डाटा हो जाता है 5 लाख स्टूडेंट्स का। ठीक है, अगर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं रख रहे हैं तो केवल और केवल रिस्पॉन्स शीट और उसका पर्सनल डाटा रख रहे हैं तो इतना हो जाता है। और इतने डाटा को स्टोर रखने के लिए हमको डबल सर्वर की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सर्वर क्या होता है। ठीक, सर्वर दोस्तों क्या होता है कि अगर हम इंटरनेट के थ्रू किसी डाटा को, डिजिटल डाटा को किसी डिवाइस में स्टोर करना चाहते हैं तो वो हम सर्वर के थ्रू ही कर पाएंगे। सर्वर एक तरीके से डाटा स्टोरेज डिवाइस है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट रहती है। ठीक है, इतना आप समझ लो। ठीक, यानी कि जैसे हमने पहले फिजिकल जब पेपर होता था ऑफलाइन, तब जो आंसर सीट आती थी, जैसे अभी एमपीपीएससी में वो आंसर सीट मान लो बक्से में रखी जाती है, व्यापम ने एक बक्से में उसको ताला लगा के रख दिया। ऐसे ये जो डिजिटली रूप में अपनी रिस्पॉन्स सीट है वो उनका बक्सा कौन है? सर्वर, एक तरीके से मानो। तो ये सर्वर किसके पास होना चाहिए? व्यापम के पास होना चाहिए ना। व्यापम ये डिजिटली जो हमारी आंसर सीट है वो व्यापम के पास होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो डिजिटल आंसर सीट है या रिस्पॉन्स सीट है अगर किसी और के पास होगी तो वो उसमें छेड़खानी कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, इरेज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है।
कर सकता है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये व्यापम के पास होनी चाहिए, लेकिन ये व्यापम के पास नहीं है। यही बहुत बड़ा घोटाला है, ठीक है। ये व्यापम की लापरवाही है, ठीक है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये बताता है कि व्यापम में गधे बैठे हैं और हम इनको 570 रुपए नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। ऐसे लोग हैं, ये खुद काम ढंग से करना जानते नहीं हैं और मतलब हमारा डाटा कहीं पर भी पहुंच रहा है, हमारी आंसर सीट, रिस्पॉन्स सीट कहीं पर भी है, जिसके साथ कभी भी छेड़छाड़ की जा सकती है, बदलाव किया जा सकता है और कंपनी के स्तर पर बहुत बड़ा घोटाला किया जाता है। ये आंसर सीट है, कंपनी के पास रहती हैं डिजिटली फॉर्म में, कंपनी के सर्वर पे रहती हैं। और अभी आपको जो रिस्पॉन्स सीट दिखी थी वो इस तरीके की लिंक से दिखी थी। ये लिंक थी g21.digiarm.com, e-forms वगैरह वगैरह इस पे थी। तो दोस्तों ये जो लिंक है ये सब डोमेन है digiarm.com का। किसका? digiarm.com का सब डोमेन है। अब जिनको थोड़ा टेक्निकल ये चीज़ें पता है तो उनके लिए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ अपने तरीके से, ठीक है। इस वेबसाइट पे हमारी रिस्पॉन्स सीट डली हैं। अब मैंने इस वेबसाइट की जानकारी निकाली कि इस वेबसाइट पे जो चीज़ें रहेंगी, सबसे पहले ये जानकारी निकाली। व्यापम का क्या कहना है? ये कहना है कि हमने रिस्पॉन्स सीट जारी करी नहीं है और रिस्पॉन्स सीट जो है वो फर्जी हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कह देता हूँ रिस्पॉन्स सीट फर्जी बिल्कुल भी नहीं है। किसी को फर्जी लग रही है वो रिस्पॉन्स सीट? आप बताओ, आपके जितने नंबर थे उतने ही नंबर दिख रहे हैं, एक नंबर कम या ज़्यादा हो रहा है खाली, ठीक है। आपका डाटा पूरा दिख रहा है, आपके पिताजी का नाम दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, तो वो फर्जी कैसे हो सकता है सबसे पहले तो, ठीक है। और व्यापम का ये कहना है कि व्यापम ने जारी नहीं की। मैं बिल्कुल मानता हूं व्यापम ने जारी नहीं की, लेकिन व्यापम की साइड से ही जारी हुई है और व्यापम के पास सर्वर है ही नहीं। व्यापम पूरा सर्वर यूज करता है उस कंपनी का, कंपनी पे ही पूरी जिम्मेदारी दे दी, भाई साहब तुम ही रखो, हमारी क्षमता नहीं है ये डिजिटली आंसर सीट रखने की बच्चों की, हम कुछ जानते नहीं है, अनपढ़ गमार गधे हैं, तुम ही रखो ये सारी चीज़ें। ऐसा उन लोगों ने किया है, ठीक है। अभी ये डिगियार्म की मैं पूरी जानकारी जो निकाली है वो आपको दिखा दूँ। सबसे पहले मैं बताऊँ ना डिगियार्म क्या है। तो दोस्तों ये देखो डिगियार्म क्या है। डिगियार्म की जब जानकारी निकाली गई तो वहाँ पर ये देखियो, ये सारी चीज़ें आप DNS रिपोर्ट के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। डिगियार्म की मैंने पूरी जानकारी निकाली वेबसाइट आउटलुक की वेबसाइट से। TCS-ION का ये सर्वर है डिगियार्म, TCS कंपनी का, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसके बारे में बताई गई हैं। क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए। सर्वर की IP भी मैं बता दूं, जिस सर्वर पे हमारा रिजल्ट था, हमारी रिस्पॉन्स सीट थी, उसकी IP एड्रेस ये है 45.114.76.22, ठीक है। ये सर्वर IP है, ठीक है। और इस सर्वर की लोकेशन है हैदराबाद तेलंगाना। यानी हैदराबाद तेलंगाना में कुछ डिवाइसें रखी हुई हैं, स्टोरेज डिवाइस हैं, जिनमें हमारी रिस्पॉन्स सीट रखी है। यानी हमने पेपर दिया और उस पेपर की आंसर सीट व्यापम के पास नहीं है, हैदराबाद में रखी हैं। कहां पर है? हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। वहां पर इसके साथ किसी ने छेड़छाड़ की तो व्यापम क्या कर लेगा? इसको तो पता भी नहीं चलेगा, इसके पास तो कोई उस चीज की कोई क्रेडेंशियल ही नहीं है, कुछ है ही नहीं इसके पास, ठीक है। ISP भी कोई ऑथेंटिक नहीं है, वो भी दूसरी प्राइवेट कंपनी है एक, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए मैंने रजिस्ट्रेंट ईमेल भी दे दिया है इस सर्वर का, जो कि TCS का ही है, मुंबई नेटवर्क का, ठीक है। अब मैं बता दूं, अब व्यापम ये बोलेगा कि नहीं हमारे ही सर्वर पे है, तो मैंने यहाँ पर व्यापम के सर्वर की भी पूरी डिटेल आपको दे रखी है, ठीक है। ये ऐसे ही मन से नहीं लिख दी है, ठीक है। व्यापम अगर चाहे तो वो चेक कर ले कि भाई ये उसी के सर्वर है, ठीक है। vyapam.nic.in जिसको अभी बंद कर दिया गया है, उसकी सर्वर का IP एड्रेस है ये जो लिखा हुआ है, और सर्वर की लोकेशन है नई दिल्ली में, ठीक है। pv.mp.gov.in का जो सर्वर IP है वो ये है, और सर्वर लोकेशन है नई दिल्ली में। दोस्तों ये लोग सुरक्षा मानकों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हैं, ऑनलाइन परीक्षा करवाते हैं और कोई भी इनका सर्वर IP, सर्वर लोकेशन, सारी चीज़ें बड़ा आसानी से देख सकता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था है
जिस पर 10 लाख छात्रों का विश्वास है। 10 लाख छात्र उसमें विश्वास करके पेपर दे रहे हैं। पूरी राज्य सरकार जिस संस्था पर विश्वास कर रही है कि आप हमारा पेपर करवाओ, उनकी ये औकात है। ऑनलाइन चीज़ों के बारे में उनकी ये समझ है कि उनका सर्वर आईपी और सर्वर लोकेशन कोई भी बता सकता है, और भी डिटेल बता सकते हैं, लेकिन वो डिटेल मैं यहाँ पर ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर वो ज़्यादा सही नहीं रहेंगी लीगली। ठीक है, तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि देखो PVMPGOV का सर्वर है नई दिल्ली में, जबकि हमारा डाटा जिस सर्वर पे है वो है हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, यानी कि जो व्यापम कह रहा है कि आप लोगों का डाटा सुरक्षित है, वो बिल्कुल सरासर झूठ है, सफेद झूठ है। ठीक है, ये चीज़ विथ प्रूफ है। एक बात और बता दी जाए कि हालत इतनी गंभीर है कि ये स्टूडेंट का नॉर्मल डाटा भी अपने सर्वर पर नहीं रख रहे हैं, वो भी ये डिगीआर्म के सर्वर पे रख रहे हैं। कैसे? जैसे मैं बता दूं, डिगीआर्म के बहुत सारे कोडोमेन हैं। ठीक है, डिगीआर्म के बहुत सारे कोडोमेन जैसे CDN3 digiarm.com, cdn.digiarm.com, ठीक है, डिगीआर्म www.digiarm.com, सब पे अलग अलग तरीके की जानकारी है। CDN3 digiarm.com पे नॉर्मली रजिस्ट्रेशन वगैरह की चीज़ों को रजिस्टर किया जाता है। यूपी पुलिस की भी ऐसी हालत है, उत्तर प्रदेश सरकार की भी यही हालत है, वो भी अपना पूरा डाटा कंपनियों के भरोसे छोड़े हैं, वो ही अपने MP में भी यही हालत है। तो अभी अगर आप एडमिट कार्ड पोर्शन पे जाएंगे, एडमिट कार्ड पोर्शन पे PEB की जो नई वेबसाइट है ना, वहाँ पर आप एडमिट कार्ड पोर्शन पे जाएं, क्लिक करें एडमिट कार्ड पे, उसके बाद पटवारी परीक्षा वाली जो लिंक है ना, जिस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो वेबसाइट जो लिंक खुलेगी वो ये खुलेगी cdn3.digiarm.com। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो डाटा निकला है वो सब फेक है, तो आपकी वेबसाइट पे जो स्टूडेंट का डाटा है वो डिगीआर्म के सर्वर पे क्यों दिखा रहा है, इस चीज़ का व्यापम को जवाब देना चाहिए, है कि नहीं। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि व्यापम के पास अपना सर्वर है तो नई दिल्ली में, लेकिन उस सर्वर का ये यूज़ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने पूरा काम बिल्कुल वहाँ पर आराम से बैठे बैठे घपलेबाजी घोटालेबाजी में दिमाग लगा रहे हैं व्यापम के अधिकारी, और काम बिल्कुल जीरो कर रहे हैं। काम पूरा कंपनी कर रही है। अब काम कंपनी करेगी तो भविष्य में वो घोटाले भी कर सकती है और इन लोगों को भनक भी नहीं लगेगी। क्योंकि आप खुद सोचो, TCS की लैब है, ठीक है, TCS की लैब में पेपर हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद TCS ही प्रेजेंट कौन है, अब्सेंट कौन है, इसका भी पूरा डाटा कौन रख रहा है, TCS रख रहा है। किस बच्चे ने कौन सी तारीख को पेपर दिया, इसका भी डाटा कौन रख रहा है, TCS रख रहा है। फिंगरप्रिंट्स का भी डाटा कौन रख रहा है, TCS रख रहा है। आधार कार्ड का भी पूरा काम TCS ही कर रहा है देश में, ठीक है। मतलब हर तरीके से पूरा हर चीज का ऊपर से लेके सिर से लेके पैर तक का डाटा TCS के पास है। और व्यापम जैसी कंपनियों, व्यापम जैसी जो वो है मंडल, इनमें ऐसे लोग नहीं हैं जो इन चीज़ों को समझ पाएं, डाटा को हैंडल कर पाएं, या फिर किसी भी तरीके से ऑनलाइन परीक्षा को समझ पाएं, इसकी प्रणाली को पूरी अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से पेपरों को करा पाएं। जैसे कि गेट के एग्ज़ाम में होते हैं, है कि नहीं, आपका कैट का एग्ज़ाम होता है, तो उस तरीके से ये अपने सुरक्षापूर्वक पेपरों को नहीं करा पा रहा है। इस वजह से भविष्य में घोटाले की आशंका है, जैसा कि पिछली कंपनी ने किया था घोटाला, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर तो यही बात थी। लेक्चर के पहले मैंने आपको कुछ चीज़ें और बताई थी। क्या चीज़ें बताई थी? व्यापम के स्तर पर नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जो घोटाला है, अब ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। और ये दोनों ही घोटाले बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं। इनको भी मैं काफ़ी हद तक, नॉर्मलाइजेशन के घोटाले को मैं विथ प्रूफ आपको समझाऊंगा, ठीक है। और अभी पटवारी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का घोटाला होगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि MPSI में नॉर्मलाइजेशन के नाम पर घोटाला हुआ है। और नॉर्मलाइजेशन का घोटाला कब होता है? जब रिस्पॉन्स सीट आ जाती है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का घोटाला होता है। व्यापम रिस्पॉन्स सीट बच्चों को नहीं दिखाना चाहता, ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी क्वेश्चनों को हटा दिया गया है। अब सही क्वेश्चनों को भी हटाया गया है, तो बच्चे वहाँ पर रिस्पॉन्स करेंगे, कहेंगे कि अरे ऐसा क्यों किया गया है, तो वो रिस्पॉन्स सीट दिखाना ही नहीं चाहते। उन्होंने बोल दिया कि रिस्पॉन्स सीट फर्जी है, ठीक है। साथ ही साथ अभी उन्होंने कैविएट भी ले लिया है, यानी कि कोई कानूनी कार्रवाइयों से अवरुद्ध कर रहे हैं ताकि पटवारी का रिजल्ट आ जाए बिना किसी रुकावट के। हम भी चाहते हैं कि भाई बिना किसी रुकावट के पटवारी का रिजल्ट आ जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन आपने अभी अभी ये केविएट क्यों लिया है, अभी एक नोटिस आया है, आप सभी को जानकारी होगी मेरे हिसाब से, सभी लोग जागरूक हैं अगर लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो। उसमें उन्होंने व्यापम वालों ने बोला है कि अगर कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है रिजल्ट के बाद तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, कानूनी कार्रवाई अवरुद्ध होगी। इस तरीके का केविएट उन्होंने लिया है, ठीक है। तो बाकी के एग्जाम भी हुए, एमपीएसआई भी हुआ, एमपी पुलिस भी हुआ, इनके रिजल्ट के पहले आपने केविएट क्यों नहीं लिया? अभी आपको क्यों लेना पड़ रहा है? अभी आपको कोर्ट में क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि आपको पता चल गया है कि आपकी चोरी पकड़ी गई है, पता चल गया है कि बच्चों का डाटा सुरक्षित नहीं है, पता चल गया है बहुत सारी घोटालेबाजियों का पर्दाफाश हो सकता है। इस वजह से आप जल्दी से जल्दी पटवारी की घोटाला हुआ है। तो दोस्तों अभी हमको क्या करना चाहिए, एक काम करना चाहिए कि व्यापम पर हम लोगों को एक याचिका दायर करनी चाहिए, ये केविएट के पहले ही पहले, ठीक है, जिसमें हम ये बोलें कि आखिरकार हमारा जो पर्सनल डाटा था, हमने तो एग्ज़ाम किसको दिया, व्यापम के नाम पे एग्ज़ाम दिया कि व्यापम हमारा एग्ज़ाम करा रहा है, रिस्पॉन्स सीट ये दूसरी कंपनी की साइड पे क्यों डली है? आखिर हमारा पर्सनल डाटा वहाँ पर जो पहुँचा है तो हमारे पर्सनल डाटा के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, किसी के भी नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इस प्रक्रिया पे हमें भरोसा नहीं है। तो अगर इस चीज को लेकर व्यापम को घेरा जाएगा तो पिछले ये जो पैसे दो, नौकरी लो, नेता वीआईपी कल्चर, नॉर्मलाइजेशन, ये सारे घोटाले खुलने के भी चांसेस बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए अगर आप लोगों के संपर्क में कोई अच्छे वकील वगैरह हैं तो आप उनसे बात कीजिए, साथ ही साथ आप मुझे कुछ सुझाव दीजिए। मेरा नंबर है 88 274 1 274 3। क्या करना चाहिए इसको लेकर सुझाव दें। कोई अच्छे वकील हैं वो क्या सलाह दे रहे हैं इस बारे में, उसको लेकर भी आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। तो दोस्तों ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, इस वजह से मैं बाकी चीज़ें इसमें समाहित नहीं कर पाया हूँ। अगर आपको ये सही लगा है ये सारी चीज़ें तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये शेयर